जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि हमारा एक क्लास सुबह चल रहा है आपका बिहार एसएससी, बिहार एसआई और बिहार पुलिस, न जाने कितने कम्पिटिटिव एग्जाम में वो क्लास आपके काम आएंगी उसके लिए। तो वो तो आपका साइंस का जो कि इसमें हम लोग बायोलॉजी को देख रहे हैं। तो अब हम लोग एक और क्लास को लेकर चलेंगे जिस पर जो हमारा फोकस रहेगा वो हमारा हिस्ट्री पर रहेगा, यानी कि इतिहास के सेक्शन पर रहेगा। क्योंकि आपका कोई भी एग्जाम हो, चाहे बिहार एसएससी का हो या बिहार एसआई का हो या बिहार पुलिस का हो, सबसे ज़्यादा जो प्रश्न आपका देखा जाता है साइंस से देखा जाता है, आपका हिस्ट्री से देखा जाता है और आपका करंट अफेयर्स से देखा जाता है। ठीक है, तो एक पोर्शन तो हमारा साइंस का चल रहा है, दूसरी तरफ हमारा पोर्शन आपका हिस्ट्री की ओर रहेगा। तो आज हम लोग हिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे। इसके बाद जो हमारा तीसरा फोकस रहेगा हमारा करंट अफेयर्स के ऊपर रहेगा। ठीक है, तो उसके ऊपर हम लोग बाद में बात करेंगे। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो दोस्तों आपका इतिहास का है। इतिहास में भी कौन सा टॉपिक है, तो जैसा कि थंबनेल में आप लोगों ने देखा होगा, प्राचीन भारतीय इतिहास के सोर्स से हम लोग शुरुआत करेंगे, जहाँ से आपके प्रश्न जो कि पूछे जाते हैं। हम लोग ये नहीं देखेंगे कि इतिहास कहते किसको हैं, ये सब आप लोग को मालूम है। इतिहास के पिता किसको कहा जाता है ये सब आपको मालूम है। और यहाँ से प्रश्न भी नहीं पूछा जाता है, जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं वहाँ से हम लोग देखेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं आज से प्राचीन भारतीय इतिहास के शोध को, जिसमें हम लोग किसको ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके विभिन्न एग्जामों में आए हुए हैं। साथ में हम लोग थ्योरी को भी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सबसे पहले हम लोग थ्योरी को देखेंगे, साथ में उसके बाद हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन को भी देखेंगे जो कि आपके विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आपका प्राचीन भारत इतिहास के स्रोत से। ठीक है, प्राचीन भारत इतिहास के स्रोत से। ठीक है, ऐतिहासिक स्रोत किसे कहते हैं ये जान लीजिए। जो इतिहास है उसके अध्ययन को हम लोग जिसका भी उपयोग में लाते हैं, जिस चीज़ का हम लोग स्रोतों को लाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऐतिहासिक स्रोत कहते हैं। ठीक है, तो प्राचीन भारतीय के इतिहास के स्रोत को जानने के लिए हमारे पास 3 प्रकार के स्रोत है जो कि उपलब्ध हैं। पहला आपका है पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, पहला आपका है आपका पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत है। इसके बाद दोस्तों आपका है साहित्यिक स्रोत। ठीक है, इसके बाद है दोस्तों आपका दूसरा आपका है साहित्यिक स्रोत। इसके बाद दोस्तों आपका है तीसरा है आपका विदेशी यात्रियों के विवरण। ठीक है, विदेशी यात्रियों के विवरण। अब ये जान लीजिए कि आपका पुरातात्विक स्रोत कहते किसको हैं, इसके अलावा साहित्यिक स्रोत किसे कहते हैं और आपका विदेशी यात्रियों के विवरण किसे कहते हैं। ठीक है, तो पुरातात्विक स्रोत की बात करेंगे तो पुरातात्व, जैसा कि आपको नाम से ही लग रहा होगा, पुरातात्विक कहने का मेरा मतलब जो है वह है कि जितने भी जो आपकी खुदाई के दौरान जो वस्तुएं मिलती हैं, जैसे कि आपका सिक्का हो गया, आपका अभिलेख हो गया। ठीक है, खुदाई के दौरान जो भी वस्तु मिलते हैं वो आपका पुरातात्विक स्रोत होता है, जैसे कि आपका सिक्का हो गया। इसके बाद दोस्तों आपका अभिलेख हो गया। इसके बाद दोस्तों आपका जैसे कि स्मारक हो गया। इसके अलावा आपका भवन हो गया। भवन के अलावा जैसे मूर्ति वगैरह हो गया। इसके अलावा दोस्तों आपका चित्रकला की जितनी भी वस्तु मिलती हैं ये सभी अगर आपका खुदाई के दौरान मिलता है, ठीक है, ये सभी दोस्तों आपका क्या होता है, पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आता है। जैसा कि आज ही मान के चलिए ये आपका जीवन चल रहा है, ये पृथ्वी चल रहा है, मान लीजिए ये आपका नष्ट हो जाता है। नष्ट हो जाने के बाद जो आपके पास सिक्के हैं, आपके 5 रुपये के सिक्के हैं, 10 रुपये के सिक्के हैं, ठीक है। इसके बाद अभिलेख की बात करेंगे तो अभिलेख हुआ होता है जो कि पत्थरों पर, शिलाओं पर आपका उत्कीर्ण किया जाता है। जैसे कि आपका रोड वगैरह बनता है तो वहाँ पर आप लोग देखते होंगे जो लोग उद्घाटन करने आते हैं वो लोग उसका नाम वगैरह लिखा होता है, तो एक तरह से मानिए कि वही आपका शिलालेख है। स्मारक की बात करेंगे तो स्मारक में दोस्तों आपका जैसे इंडिया गेट हो गया आपका, इसके अलावा आपका गेटवे ऑफ इंडिया हो गया, लाल किला हो गया, ये सभी दोस्तों आपके आज के स्मारक हैं। तो उस समय के भी स्मारक होंगे, ठीक है, उसको भी हम लोग पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत देते हैं। भवन की बात करेंगे तो आपका घर वगैरह हो गया। मूर्ति की बात करेंगे तो जैसे कि आज हम लोग बनाते हैं मूर्ति, हनुमान जी का मूर्ति बनाते हैं, आपका दुर्गा माता का मूर्ति बनाते हैं, ये सभी मूर्तियाँ आपके क्या हैं, पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत हैं जो कि आते हैं। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत दोस्तों आपके यही सब आते हैं। इसको भी हम लोग बहुत ही डिटेल पूर्वक चर्चा करेंगे सिक्कों के माध्यम से, इसके अलावा अभिलेखों के माध्यम से। उससे पहले दोस्तों आपको बता दें कि साहित्यिक स्रोत क्या होता है। तो साहित्यिक स्रोत की बात करेंगे तो आपके जैसे कि साहित्य से इसका संबंध होना चाहिए, ठीक है। तो जैसा कि आपका किताब वगैरह हो गया, किताब वगैरह में जो आपका लिखा वगैरह जाता है, जैसे कि आज मान के चलिए बहुत सारे लोग आपकी अपनी जीवनी लिख रहे हैं, ठीक है, तो वो सब आपका बाद में चलकर क्या होगा, आपका एक साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत ही आएगा। ये दुनिया मान लीजिए नष्ट हो जाएगा, फिर से एक नई दुनिया होगा, और जो साहित्य होगा दोस्तों वो नीचे दबा हुआ रहेगा। फिर बाद में जो नई दुनिया बसेंगे वहाँ के लोग उसको अगर प्राप्त करते हैं तो उस समय क्या
वो क्या हो जाएगा, आपका साहित्यिक स्रोत हो जाएगा। इसके बाद तीसरा आपका है विदेशी यात्रियों के विवरण। विदेशी यात्रियों के विवरण की बात करेंगे तो जो लोग आपके विदेश से आते हैं, ठीक है, विदेश से आते हैं, भारत के बारे में लिखते हैं अपने पुस्तकों में, वो दोस्तों आपका क्या हो जाता है, विदेशी यात्रियों के विवरण के अंतर्गत है, जो कि आपका होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बारी बारी से करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंड्स आपका पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पुरातात्विक स्रोत के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत क्या क्या आता है वो हम लोगों ने देख लिया है। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत का जो आपका अध्ययन करता है वो आपका पुरातत्वविद यानी कि आर्कोलॉजिस्ट कहलाता है। ठीक है, और जो पुरातात्विक स्रोत होता है वो आपको इतिहास जानने का सर्वाधिक सक्षम और आपका विश्वसनीय आपका होता है। सबसे विश्वसनीय क्यों होता है, क्योंकि जो मिलेगा वो तो दोस्तों आपका क्या मिलेगा, उसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया गया होगा। ठीक है, सिक्का मिलेगा तो सिक्का में क्या छेड़छाड़ किया गया होगा। इसके अलावा साहित्यिक स्रोत की बात करेंगे तो पुस्तक में, तो पुस्तक जानते ही ये कैसे लिखाता है, मान लीजिए उस समय के राजा हुए, जो राजा कहेंगे वही पुस्तक में लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो आपका पुरातात्विक स्रोत को सबसे बड़ा विश्वसनीय स्रोत है जो कि आपका माना जाता है। पुरातात्विक स्रोतों में सबसे पहले दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं सिक्कों के बारे में। सिक्कों के बारे में सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं सिक्का यानी कि क्वाइंस। ठीक है, सिक्का दोस्तों यानी कि क्वाइंस के बारे में पढ़ते हैं। तो क्वाइंस यानी कि सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो सिक्के के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ये भी प्रश्न आपका बन चुका है। तो सिक्का को अध्ययन को दोस्तों आपका मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, तो आपका मुद्रा शास्त्र यानी कि न्यूमिस्मेटिक। ठीक है, न्यूमिमेस्टिक कहा जाता है, इसको भी याद रखिएगा, न्यूमिमेटिक्स। ठीक है, आपका सिक्के के अध्ययन को कहा जाता है। इसके अलावा प्राचीन काल के जो सिक्के होते थे किसके किसके बने होते थे, तो प्राचीन काल में जो सिक्के हुआ वो आपके तांबे के बने होते हैं, इसके अलावा चांदी के बने होते थे, इसके अलावा सोने के बने होते थे, इसके अलावा शीशे के भी सिक्के हैं जो कि आपको प्राचीन काल में बने होते थे। ठीक है, प्राचीन काल में जो आपके सर्वाधिक जो सिक्के पाए गए हैं उन सिक्कों को आहत सिक्का कहा गया है। ठीक है, आहत सिक्के है जो कि कहा गया है। इंग्लिश के बारे में बात करेंगे तो आपका पंच मार्क्ड कॉइन्स। ठीक है, पंच मार्क्ड कॉइन है जो कि सर्वाधिक पाया गया है, जो कि आपका किससे बना होता था, तो पंच मार्क्ड जो कॉइन है वो आपका चांदी और आपका तांबे का बना होता था, जो कि आपका शेप में बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका चौकोर भी होता था। इसके अलावा ये आपका वर्गाकार भी होता था। इसके अलावा ये दोस्तों आपका गोलाकार भी होता था। ठीक है, ये इसका शेप था आहत सिक्के का। इसके बाद दूसरा नंबर पे दोस्तों हम लोग बात करेंगे आपका किसके बारे में, तो अभिलेख के बारे में। ठीक है, अभिलेख के बारे में ये आप देख सकते हैं, ये आपका प्राचीन अभिलेख है। प्राचीन भारत में ये अभिलेख आपका खुदाई के दौरान मिला है। तो ये दोस्तों आपका जो अभिलेख है, सबसे पहले तो अभिलेख की बात करते हैं। तो अभिलेख के अध्ययन को, अभिलेखों का जो अध्ययन करता है उसे क्या कहा जाता है। ठीक है, अभिलेखों का जो अध्ययन करता है उसे क्या कहा जाता है, तो ये दोस्तों आपका पूरा लेखा शास्त्र कहा जाता है। ठीक है, पूरा लेखा शास्त्र उन्हें कहा जाता है जो कि आपका अभिलेखों का अध्ययन करता है। इसके बाद इसकी इंग्लिश में बात करेंगे तो एपिग्राफी। ठीक है, एपिग्राफी, इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है, एपिग्राफी कहा जाता है। इसके बाद आपका अभिलेख की बात करेंगे तो प्राचीन भारत के जो अधिकांश अभिलेख होते थे वो दोस्तों कहाँ कहाँ उत्कीर्ण होते थे, उसको भी देख लीजिए, आपके एग्जाम में आ चुका है। तो ये दोस्तों आपका शिलाओं पर, ठीक है, प्राचीन जो अभिलेख होते थे वो आपके शिलाओं पर उत्कीर्ण होते हैं। इसके अलावा आपका स्तंभों पर भी आपका उत्कीर्ण होता था। इसके अलावा आपका ताम्र पत्रों पर भी आपका लिखा हुआ करता था। इसके अलावा दीवारों पर भी, इसके अलावा दोस्तों आपका प्रतिमाओं पर भी। ठीक है, तो प्राचीन भारत के जो आपका अधिकांश अभिलेख हुए वो आपका शिलाओं पर, स्तंभों पर, ताम्रपत्रों पर, दीवारों पर और आपका प्रतिमाओं पर उत्कीर्ण है। इसके अलावा सबसे प्राचीन अभिलेखों की बात करते हैं तो सबसे जो प्राचीन अभिलेख है, ठीक है, सबसे प्राचीन अभिलेख दोस्तों आपका कौन सा है, वो दोस्तों आपका मध्य एशिया का आपका बोगज कोई अभिलेख है। ठीक है, मध्य एशिया का बोगज कोई अभिलेख है। ठीक है, ये कहाँ पर प्राप्त हुआ है, तो ये दोस्तों आपका मध्य एशिया में प्राप्त हुआ है। ठीक है, मध्य एशिया में प्राप्त हुआ है बोगज कोई अभिलेख। ठीक है, तो ये अभिलेख जो हुआ है आपका मध्य एशिया से प्राप्त हुआ है, सबसे प्राचीन अभिलेख है। इस पर दोस्तों आपका चार आपका देवताओं के नाम है। ठीक है, 4 वैदिक देवताओं के नाम है। यही 4 नाम आपसे बार पूछा जाता है कि इनमें से कौन कौन से देवताओं के नाम आपकी बोगज की अभिलेख पर हैं या नहीं है। तो 4 वैदिक जो देवता हैं उनके नाम याद कीजिएगा। देखिए, नोट्स आप लोग खुद बना लीजिएगा, नोट्स के फिर भी मत रहिएगा कि ये भी हम आपको देंगे। ठीक है, तो नोट्स आप लोग बनाते चलिएगा, बाकी जो क्वेश्चन होगा उसका PDF आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो 4 वैदिक जो देवता हैं वो दोस्तों आपका पला पे आपके मित्र हैं। इसके अलावा दोस्तों आपका वरुण देवता हैं,
वरुण के अलावा दोस्तों आपके इंद्र देवता हैं। इंद्र के अलावा दोस्तों आपके नासात्य देवता हैं। ठीक है, तो जो मध्य एशिया में जो भूगाज कोई अभिलेख मिला है उस पर 4 देवी देवताओं का उल्लेख है। इसमें आपका मित्र है, वरुण है, इसके अलावा इंद्र है और आपका नौसत्य आपके देवता हैं। इसके अलावा भूगज कोई अभिलेख की बात करेंगे तो ऋग्वेद की जो तिथि है, देखिए ऋग्वेद की तिथि ज्ञात करने के लिए आपका इस अभिलेख का है जो कि मदद मिलती है। ऋग्वेद की तिथि की बात करेंगे तो आपको 1500 BC से लेकर आपका 600 BC का जो काल है वो दोस्तों आपका ऋग्वेद की तिथि को माना जाता है। इसी काल को ज्ञात करने में भूगज कोई अभिलेख का है मदद है जो कि लिया जाता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि भारत में वो कौन सा राजा हुआ जो सबसे पहले आपका अभिलेख स्टार्ट किया, अभिलेख लिखना शुरू किया या उत्कीर्ण कराना शुरू किया, तो वो राजा दोस्तों आपका हुआ अशोक। ठीक है, तो भारत में सबसे जो प्राचीन अभिलेख मिला है अभी तक में वो दोस्तों आपका अशोक का अभिलेख मिला है। ठीक है, अशोक का अभिलेख मिला है जो कि आपका 300 BC के आसपास का है। ठीक है, कब का है तो आपका 300 BC के आसपास का है। ठीक है, इसके अलावा अशोक का जो इतिहास लिखने का प्रयास किया गया है, ठीक है, अशोक का जो इतिहास लिखने का प्रयास किया गया है केवल अभिलेखों के आधार पर ही किया गया है, जो कि किस इतिहासकार ने लिखा है तो D.R. भंडाकर ने लिखा है। ठीक है, D.R. भंडाकर ने लिखा है। D.R. जो भंडाकर हैं वो आपका विद्वान हैं, विद्वानों ने केवल आपका अभिलेख के आधार पर ही अशोक का इतिहास जो कि लिखने का है जो कि प्रयास है जो कि आपका किया है। इसके अलावा जो अशोक का जो अभिलेख है कौन कौन सी भाषाओं में अभी तक मिल चुका है, तो अशोक का जो ज़्यादातर जो अभिलेख है वो दोस्तों आपका ब्राह्मी लिपि में मिला है। ठीक है, ब्राह्मी भाषा में मिला है, लिपि में मिला है। इसके अलावा खरोष्टी लिपि में भी मिला है। इसके बारे में बात करेंगे तो आपका यूनानी लिपि में मिला है और आपका अरमाइक लिपि में मिला है। ठीक है, तो इन 4 लिपियों में अशोक का जो अभिलेख है अभी तक मिल चुका है। सबसे ज़्यादा ब्राह्मी लिपि में, दूसरा आपका खरोष्टी, तीसरा आपका यूनानी, और चौथा आपका अरमाइक में। ठीक है, इसके अलावा अशोक के अभिलेख में, ठीक है, अशोक के अभिलेख में वो कौन कौन सा अशोक का अभिलेख है तो उसको भी याद रखिएगा। एक अशोक है आपका, अशोक का अभिलेख है मास्की आपका अभिलेख। इसके अलावा एक है आपका गुर्जरा अभिलेख। इसके अलावा एक है आपका निट्टूर। ठीक है, एक है आपका निट्टूर अभिलेख। एक है आपका उदय गोलम अभिलेख। ठीक है, एक है आपका उदय गोलम अभिलेख। ठीक है, ये सब अभिलेख है जो कि दोस्तों आपका किसका है, अशोक के द्वारा उत्कीर्ण कराया गया है। कौन कौन सा अभिलेख है तो मास्की अभिलेख, गुर्जरा अभिलेख, निट्टूर अभिलेख और आपके उदय गोलम अभिलेख। ठीक है, इन सब अभिलेखों में जो अशोक का नाम अशोक है, ठीक है, अशोक का नाम अशोक है, तो इन सभी अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक है जो कि बताया गया है। ठीक है, तो इसको भी ये प्रश्न आपसे बनेगा, क्वेश्चन में भी शामिल किया गया है कि अशोक का नाम जो अशोक है किन अभिलेखों में बताया गया है, तो मास्की अभिलेख, गुर्जरा अभिलेख, निट्टूर अभिलेख, आपके उदय गोलम अभिलेख। इसके अलावा भी अशोक का और भी अभिलेख हैं जिसमें आपके अशोक को क्या कहा गया है तो आपका देवना प्रिय कहा गया है, यानी कि देवताओं का प्रिय कहा गया है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। ये भी आपके प्रश्न बनते हैं कि देवना प्रिय या प्रियदर्शी किसे कहा जाता है तो अशोक को कहा जाता है। इसके अलावा अशोक का जो अभिलेख है ज़्यादातर हमने आपको बताया कि कौन सी भाषा में है तो ब्राह्मी लिपि में है। ठीक है, ब्राह्मी भाषा में है। तो इसको सबसे पहले किसने पढ़ा था, ठीक है, तो इसको सबसे पहले आपका 1837 ईस्वी में आपका एक वैज्ञानिक एक आपका इतिहासकार हुआ, अंग्रेज था, जो कि आपका जेम्स प्रिंसेप उसका नाम था। ठीक है, जेम्स प्रिंसेप उसका नाम था। इसी ने सबसे पहले आपका ब्राह्मी लिपि में अशोक के अभिलेख को है जो कि आपका पढ़ा था। ठीक है, इसके बाद भी अशोक के बाद भी अभिलेखों की जो परंपरा है वो दोस्तों आपका कायम रहा, लेकिन सबसे पहले जो अभिलेख बनाने का, जो उत्कीर्ण कराने का श्रेय जाता है वो फ्रेंड्स आपको किसको जाता है, अशोक को जाता है। ठीक है, उसके बाद भी इसके बाद भी आपका अभिलेख है जो कि आपका लिखा गया है, वो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए एक बार उसको भी देख लेते हैं, किन किन शासकों के द्वारा कौन कौन से महत्वपूर्ण अभिलेख हैं जो कि लिखा गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग हाथी गुफा अभिलेख का। तो हाथी गुफा जो अभिलेख है वो दोस्तों आपका खारवेल शासक के द्वारा लिखा गया है। इसमें आपका खारवेल के शासन की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण मिलता है। इसके अलावा जूनागढ़ अभिलेख की बात करेंगे, जिसे कि गिरनार अभिलेख के नाम से भी जानते हैं। इसे रुद्रदामन के द्वारा क्या किया गया है, उत्कीर्ण कराया गया है। इसमें रुद्रदामन की विजयों और व्यक्तित्व एवं कीर्ति तत्व का विवरण मिलता है। इसके अलावा एक है आपका नासिक अभिलेख, जो कि किसने लिखा है, आपका गौतमी बलश्री ने लिखा है। ठीक है, गौतमी बलश्री रचनाकार थे और सातवाहनकालीन घटनाओं का विवरण गौतमीपुत्र सतकर्णी से ये अभिलेख आपका संबंधित है। इसके अलावा एक आपका है प्रयाग स्तंभ अभिलेख। प्रयाग जो स्तंभ अभिलेख है ये आपका समुद्रगुप्त के द्वारा
बनवाया गया है। इसके विजय एवं नीतियों का पूरा विवरण मिलता है। इसके अलावा एक आपका एहोल अभिलेख है, जो कि आपका पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय की युद्धों का विवरण आपका एहोल अभिलेख में मिलता है। इसके अलावा अगला है आपका वितरी स्तंभ अभिलेख। वितरी स्तंभ अभिलेख की बात करेंगे तो ये आपका स्कंदगुप्त से संबंधित है और इसके जीवन की अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण आपका मिलता है स्कंदगुप्त का वितरी स्तंभ लेख में। इसके अलावा अगला है आपका मंदसौर अभिलेख, जो कि आपका मालवा नरेश यशोवर्धन से संबंधित है। यह आपका इसमें सैनिक उपलब्धियों का जो कि वर्णन मिलता है। ठीक है, तो इसको जरूर से जरूर याद रखिएगा कि हाथी गुफा अभिलेख खारवे से संबंधित है। जूनागढ़ अभिलेख या गिरनार अभिलेख आपका रुद्रदामन से संबंधित है। नासिक अभिलेख आपका गौतमी बलश्री से संबंधित है। इसके अलावा प्रयाग स्तंभ जो लेख है आपका समुद्रगुप्त से संबंधित है। इसके अलावा एहोल अभिलेख की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। इसके अलावा वितरी स्तंभ अभिलेख की बात करेंगे ये दोस्तों आपका किससे संबंधित है, तो स्कंदगुप्त से संबंधित है। ठीक है, इसके अलावा मंदसौर जो अभिलेख है वो आपका मालवा नरेश आपका यशोवर्धन से संबंधित है। ठीक है, तो ये दोस्तों हम लोग सिक्कों को देख लिए। इसके बाद आपका अभिलेखों को भी देख लिए। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों साहित्यिक स्रोत की तरफ। ठीक है, हम लोग अब साहित्यिक स्रोत की तरफ बढ़ते हैं। तो साहित्यिक स्रोत जो कि दोस्तों आपका हाथों से लिखा जाता था, जिसे कि हम लोग पांडुलिपि के नाम से भी जानते हैं। साहित्यिक स्रोत की बात करेंगे तो साहित्यिक स्रोत की जब हम लोग बात करते हैं तो साहित्यिक स्रोत में मुख्यतः आपका 3 साहित्य आता है। एक आपका आता है वैदिक साहित्य, ठीक है, एक आपका आता है वैदिक साहित्य। इसके अलावा दोस्तों आपका आता है धार्मिक ग्रंथ। ठीक है, एक आपका आता है धार्मिक ग्रंथ, एक आपका आता है धर्मोत्तर ग्रंथ। ठीक है, एक आपका आता है धर्मोत्तर ग्रंथ। ठीक है, तो साहित्यिक स्रोत को हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं। एक आपका वैदिक साहित्य, दूसरा आपका धार्मिक ग्रंथ, तीसरा आपका धर्मोत्तर ग्रंथ। ठीक है, वैदिक साहित्य की बात करेंगे तो इसमें दोस्तों आपका जो आपका वैदिक साहित्य में आपका जो वेद है वही दोस्तों आपका सबसे महत्वपूर्ण होगा। आप लोग को मालूम होगा आपका 4 वेद हैं। ठीक है, कौन कौन सा वेद है आपका, एक आपका ऋग्वेद है, दूसरा आपका दोस्तों आपका अथर्ववेद है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपका यजुर्वेद है, यजुर्वेद के अलावा दोस्तों आपका क्या है, सामवेद है। ठीक है, इन सब के बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे जब हमारा टॉपिक आएगा वैदिक सभ्यता। ठीक है, तो वैदिक साहित्य में आपका वेद है जो कि सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है, जिनमें 4 प्रकार के वेद हैं, जैसा कि आपका ऋग्वेद हो गया, इसके अलावा अथर्ववेद हो गया, यजुर्वेद हो गया आपका, और आपका सामवेद हो गया। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों हम लोग बात करते हैं आपका धार्मिक ग्रंथ का। ठीक है, धार्मिक ग्रंथ की बात करेंगे तो धार्मिक ग्रंथ में दोस्तों आपका क्या क्या आता है, तो इसमें दोस्तों आपका जैसे कि महाभारत आता है। ठीक है, जैसे कि महाभारत जिसकी रचना दोस्तों किसने किया था, वेद व्यास जी ने किया था। और महाभारत का पुराना नाम क्या है, तो आपका जैन संहिता इसका पुराना नाम है, इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा आपका धार्मिक ग्रंथ में आपका पुराण भी आता है। ठीक है, जिसका रचना आपका 400 ईसा पूर्व में हुआ था, यानी 400 BC में हुआ था। ठीक है, इसके बाद आपका रामायण में आता है, जिसकी रचना आपका वाल्मीकि जी के द्वारा किया गया था। ये भी आपका क्या आता है, धार्मिक ग्रंथ में ही आता है। इसके अलावा दोस्तों हम लोग बात करेंगे धार्मिक ग्रंथ के अलावा दोस्तों आपका धार्मिक ग्रंथ में आपका एक आपका जैन ग्रंथ आता है। जैन ग्रंथ के दोस्तों अलावा आपका बौद्ध ग्रंथ में आता है। जो जैन जो ग्रंथ है वो दोस्तों आपका जो अधिकतर जैन ग्रंथ है उसकी जो भाषा है वो दोस्तों आपका कौन सी भाषा है, प्राकृत भाषा है। ठीक है, बौद्ध ग्रंथ की बात करेंगे तो बौद्ध जो ग्रंथ है उसका जो अधिकांश जो भाषा लिखा गया है वो दोस्तों आपका पाली भाषा में लिखा गया है। तो यहाँ से भी संबंध आप यही से प्रश्न आपका बनेगा कि बौद्ध धर्म ज़्यादातर कौन से भाषा में है, तो पाली भाषा में है। इसके अलावा पूछा जाएगा कि जैन ग्रंथ है जो कि सबसे ज़्यादा कौन से भाषा में लिखा गया है, तो ये दोस्तों आपका प्राकृत भाषा में लिखा गया है। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं धर्मोत्तर ग्रंथ का। ठीक है, तो धर्मोत्तर ग्रंथ में दोस्तों आपका बहुत सारे ग्रंथ हुए, जैसा कि आपको याद रखना है, यहाँ से भी प्रश्न आपके एग्जाम में है जो कि पूछे जाएंगे। ठीक है, तो धर्मोत्तर ग्रंथ में दोस्तों आपको क्या क्या याद रखना है, तो एक याद रखिए आपका अष्टाध्यायी। ठीक है, अष्टाध्यायी पुस्तक है जो कि दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये दोस्तों आपका पाणिनि के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, अष्टाध्यायी पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, तो पाणिनि के द्वारा लिखा गया है। तो ये पुस्तक दोस्तों आपका कहाँ आएगा, धर्मोत्तर ग्रंथ में आएगा। इसके अलावा जो अर्थशास्त्र पुस्तक है, अर्थशास्त्र पुस्तक जो कि किसके द्वारा लिखा गया है, आपका कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है, जिसे कि आपका विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा दोस्तों आपका जो महाभाष्य है, ठीक है, महाभाष्य जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो आपका पतंजलि के द्वारा लिखा गया है। तो महाभाष्य पुस्तक भी दोस्तों आपका धर्मोत्तर ग्रंथ में ही आएगा। इसके अलावा दोस्तों और भी बहुत सारे पुस्तक हैं जिसको आपको याद रखना है, उसको आप लोग नोट करते चलिएगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपका एक है विज्ञानेश्वर। ठीक है, एक आपका विज्ञानेश्वर है, यहाँ से एक प्रश्न आपके एग्जाम में आना ही आना है, आप चाहे किसी चीज़ का एग्जाम दे रहे हो। ठीक है, तब विज्ञानेश्वर है जो कि दोस्तों आपका इसके रचयिता कौन है, तो इसके रचयिता दोस्तों आपकी मिताक्षरा है। इसके अलावा वाणभट्ट। ठीक है, वाणभट्ट तो आपका जो हर्षचरित जो पुस्तक है, ठीक है,
हरचरित पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये दोस्तों आपका वानभट्ट के द्वारा लिखा गया है। ये भी दोस्तों आपका एक क्या है? आपका धर्मेंद्र ग्रंथ है। इसके अलावा मित्राक्षर पुस्तक है, जिसकी रचयिता आपके कौन है? आपके विज्ञानेश्वर जी हैं, ठीक है। इसके अलावा एक पुस्तक है आपका मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये दोस्तों आपका शूद्रक के द्वारा लिखा गया है। इसके अलावा दोस्तों आपका आपसे पूछा जाएगा मुद्रा राक्षस, ठीक है। मुद्रा राक्षस जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो मुद्रा राक्षस जो पुस्तक है वो दोस्तों आपका विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया है। इसको भी याद रखिएगा, विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया है। इसके अलावा दोस्तों आपका है देवी चंद्रगुप्तम, ठीक है। देवी जो चंद्रगुप्तम जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये भी दोस्तों आपका विशाख दत्त के द्वारा ही लिखा गया है। इसके अलावा जो उत्तर रामचरित है, ठीक है, उत्तम रामचरित जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये दोस्तों आपका भयभूति के द्वारा लिखा गया है। इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों आपका कालिदास के द्वारा बहुत सारे पुस्तक लिखे गए हैं जो कि आपको याद रखने की जरूरत है, ये आपके एग्जाम में आएंगे। तो कालिदास के द्वारा दोस्तों आपकी एक पुस्तक आपका लिखा गया है अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक है। अभिज्ञान शकुंतलम जो पुस्तक है ये आपका कालिदास के द्वारा। इसके अलावा रघुवंशम जो पुस्तक है ये भी आपका कालिदास जी के द्वारा। इसके अलावा दोस्तों मालविकाग्निमित्रम, ठीक है, मालविकाग्निमित्रम ये भी पुस्तक आपका कालिदास जी के द्वारा। इसके अलावा दोस्तों आपका ऋतुसंहारम, ठीक है, ऋतुसंहारम जो पुस्तक है ये भी दोस्तों आपका कालिदास जी के द्वारा है, जो कि आपका लिखा गया है। इसको भी आप क्या कीजिएगा? याद कीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों ये तो हो गया आपका क्या? साहित्यिक स्रोत, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम लोग बढ़ेंगे आगे। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग अब देखेंगे आपका विदेशी यात्रियों की विवरण के बारे में, ठीक है। विदेशी यात्रियों के विवरण के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग मुख्यतः 3-4 ही विदेशों से आए नागरिक विदेशी से आए आपके व्यक्ति थे उसके बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि आपका यूनान से आए थे लोग। इसके अलावा दोस्तों आपका रोम से आए थे। इसके अलावा दोस्तों आपका चीन से आए थे। इसके अलावा दोस्तों आपका अरब से आए थे, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग यूनानी स्रोत के बारे में पढ़ते हैं। तो आपका जो सिकंदर का जो आक्रमण हुआ था, ठीक है, भारत में जो सिकंदर का आक्रमण हुआ था इसका जो पता चलता है दोस्तों वो दोस्तों आपका यूनानी स्रोतों से चलता है, ठीक है। जो आपके यूनानी लोग आए, ठीक है, और वही लिखे आपके कि सिकंदर जो कि भारत पर आक्रमण किया था, ये सिकंदर जो आक्रमण किया था भारत में उसका जो भारत में कोई भी आपका स्रोत नहीं मिलता है भारत में लिखा हुआ कि सिकंदर है जो कि भारत पर आक्रमण किया था। ये दोस्तों आपका यूनानी पुस्तक के द्वारा ही मिलता है। इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे आपका चीनी यात्रियों के बारे में। तो चीनी यात्रियों के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं तो चीनी यात्री में दोस्तों आपके 2-3 चीनी यात्री इंपॉर्टेंट हैं। एक आपके फायान है जो कि दोस्तों आपका आता है 399 में, 399 से 404 ईस्वी तक दोस्तों आपका भारत में रहता है, ठीक है। ये आपका पहला चीनी यात्री था। इसके अलावा दोस्तों आपका ये किसके दरबार में आया था, ये इंपॉर्टेंट है। ये दोस्तों आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था, इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों आपका दूसरा है वेनसांग की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका आया 629 ईस्वी से लेकर आपका 645 बीसी तक ये दोस्तों आपका भारत में रहा था। ये किसके दरबार में आया था? तो ह से वेनसांग, ह से दोस्तों आपका हर्षवर्धन, ठीक है। ये दोस्तों आपका हर्षवर्धन के काल में आया था। इसकी एक प्रसिद्ध रचना है आपका सीयू की, ठीक है। इसकी एक प्रसिद्ध रचना है सीयू की पुस्तक है, उसी पुस्तक में आपका भारत के बारे में जानकारी मिलता है। ये वेनसांग को दोस्तों आपका यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, ठीक है। यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो वेनसांग को ही कहा जाता है। इसके अलावा ये भारत को आपका इंटू कहा था। इंटू का मतलब होता है आपका चंद्रमा का देश, ठीक है। ये दोस्तों आपका भारत को चंद्रमा का देश कहा था कौन? वेनसांग ही कहा था। इसके अलावा दोस्तों आपका अगला है ईटसिंग जो है वो दोस्तों ये भारत आया 670 ईस्वी में, 695 तक भारत में रहा। इसके अलावा अरब यात्रियों की बात करेंगे तो अरब यात्रियों में दोस्तों आपका अल बरूनी आया, ठीक है। अल बरूनी के अलावा आपका इब्न बतूता आया, ठीक है। ये सभी क्या है? आपके अरब यात्री हैं। और अल बरूनी की बात करेंगे तो आपका मिताबुल हिंद, ठीक है। मिताबुल जो हिंद पुस्तक है वो दोस्तों आपका अल बरूनी के द्वारा ही लिखा गया है। इसके अलावा यूनानी जो एक आपका छूट गया है उसको याद कीजिएगा। आपका जो मेगास्थनीज है वो दोस्तों आपका यूनानी ही आपका यात्री था, मेगास्थनीज, जिसके द्वारा दोस्तों आपका इंडिका पुस्तक लिखा गया है। ये आपका सेल्यूकस निकेटर का आपका राजदूत था, जो कि दोस्तों आपका चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आपका आया था, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, ठीक है। इंडिका जो पुस्तक है इसी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। इसके अलावा एक और फैक्ट याद देखिएगा कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था, ठीक है, जब आपका भारत सिकंदर का आक्रमण हो रहा था उस समय जो यूनानी लोगों के द्वारा जो पुस्तक वगैरह लिखा गया है उसमें आपका चंद्रगुप्त मौर्य को आपका सेंड्रोकोटस के नाम से जाना गया है, ठीक है। सेंड्रोकोटस कहा गया है किसे? आपका चंद्रगुप्त मौर्य को, ठीक है। ये दोस्तों आपका हो गया कंप्लीट आपका विदेशी यात्रियों के विवरण के बारे में भी, ठीक है।
इसके अलावा सिक्कों के बारे में थोड़ा सा और जान लीजिए फ्रेंड्स। सिक्कों के बारे में थोड़ा सा और 2-3 पॉइंट्स है जो कि आपको जानने की आवश्यकता है। पहली बार जो स्वर्ण सिक्का जो जारी करने का जो श्रेय जाता है, पहली बार स्वर्ण सिक्का जारी करने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है, तो दोस्तों आपका हिंद यमन शासक, ठीक है, हिंद यमन शासक को जाता है, यानी कि जिसे हम लोग इंडो ग्रीक शासक भी कहते हैं, ठीक है। हिंद यमन शासक या इंडो ग्रीक शासक को आपका पहली बार स्वर्ण सिक्के जारी करने का श्रेय है जो कि आपका जाता है। इसके अलावा दोस्तों आपका सबसे अधिक जो सिक्का है आपका मोरेत्तर काल के मिले हैं, जो कि विशेषता आपका शीशे, प्लेटिन, तांबे, कांसे, चांदी और सोने के हैं। इसके अलावा गुप्त शासकों ने सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी किए थे, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि सर्वाधिक सोने का जो सिक्का है किसने जारी किया था, तो ये दोस्तों आपका गुप्त शासकों के द्वारा किया गया था, इसको भी आप याद करिएगा, ठीक है। सिक्कों का जो जारी है आपका सबसे अधिक स्वर्ण सिक्का गुप्त काल के द्वारा जारी होता है। इससे ज्ञात होता है कि जो इसका जो यहाँ का जो व्यापार था, आपका व्यापार वाणिज्य की स्थिति आपका गुप्त काल में श्रमित थी, क्योंकि आपका सोने का सिक्का अगर जारी हो रहा है तो इससे आप समझ सकते हैं कि वहाँ का व्यापार है जो कि आपका कैसा रहा होगा। इसके विपरीत जब आपका एक गुप्तोत्तर काल आता है तो सिक्का बहुत कम मात्रा में प्राप्त होता है, जिससे यह ज्ञात होता है कि उस समय आपका व्यापार आपका शिथिल हो गया था। इसके अलावा सिक्कों पर आपका राजवंशी देवताओं के चित्र, धार्मिक प्रतीक और आपका लेख भी अंकित है। ये सभी तत्कालीन कला और धन पर प्रकाश है जो कि डालते हैं, ठीक है। इसलिए जो सिक्का होता है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी चीज़ को जानने के लिए, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका जो थ्योरी का था सेशन था वो दोस्तों आपका समाप्त हुआ। अब हम लोग इससे बनने वाले सारे प्रश्न को देखेंगे कि आपके इन सभी टॉपिक से कौन कौन से एग्जाम में क्या क्या प्रश्न है जो कि पूछे गए हैं, ठीक है। इससे पहले जान लीजिए कि जो हमारा हिस्ट्री का जो क्लास होगा आपका 30 से 32 क्लास होगा, जिसमें हम लोग पूरी हिस्ट्री को है जो कि आपका कवर कर ले रहे होंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको चिंता नहीं लेना है, 30 से 32 दिन आपको पेशेंस बना कर रखना है। इसके बाद आपको हिस्ट्री से एक भी प्रश्न आपको नहीं छूटेगा, बाकी साइंस तो आपका चल ही रहा है। इसके बाद दोस्तों हम लोग करंट अफेयर्स के पोर्शन को देखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखते हैं कि आपके एग्जाम में क्या क्या प्रश्न जो कि पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले जो प्रश्न आपका पूछा गया है कि प्राचीन भारत के इतिहास के अधिकांश अभिलेख आपका कहाँ पर उत्कीर्ण हुआ है, ठीक है। इससे पहले इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, इसके लिए आप चिंता मत लीजिएगा। तो प्राचीन भारत का जो इतिहास के जो अधिकांश अभिलेख है कहाँ पर उत्कीर्ण हुआ है, इसको अभी हम लोगों ने देखा था कि शिलाओं पर हुआ है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपका स्तंभों पर हुआ है, इसके अलावा आपका ताम्रपत्रों पर हुआ है, इसके अलावा आपका दीवारों पर भी हुआ है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी, इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है कि सबसे प्राचीन अभिलेखों में मध्य एशिया के भूगर्भ कोई अभिलेख से प्राप्त अभिलेख, इन पर किस वैदिक देवता का उल्लेख नहीं है। तो आपको बता दें कि जो मध्य एशिया से जो सबसे पहले जो अभिलेख प्राप्त हुआ है भूगर्भ कोई अभिलेख, उसमें आपका 4 वैदिक देवताओं का जिक्र किया गया है, जिसमें से एक आपका मित्र है, दूसरा आपके वरुण है, तीसरा दोस्तों आपके नासत्य हैं और चौथा दोस्तों आपके कौन है, इंद्र है, ठीक है। इंद्र है तो आपके इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, अग्नि इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अभिलेख से ऋग्वेद की तिथि ज्ञात करने में मदद मिलती है, तो ये आपको हमने थ्योरी में बताया चुका है कि आपका जो भूगर्भ कोई अभिलेख है इससे ही आपका ऋग्वेद का जो तिथि है ज्ञात करने में है जो कि आपका मदद मिलता है। नेक्स्ट आपका है कि भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के हैं, जो कि लगभग कितने वर्ष पूर्व के हैं, ठीक है। कितने वर्ष पूर्व के हैं ये आपसे पूछा गया था। तो भारत में सबसे प्राचीन जो अभिलेख हैं आपके अशोक के हैं, जो कि दोस्तों आपका 300 वर्ष पूर्व के 300 ईस्वी पूर्व के लगभग हैं। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 300 ईस्वी होगा, ना कि ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा आपका 300 ईस्वी पूर्व के हैं। नेक्स्ट आपका है कि किस विद्वान ने केवल अभिलेखों के आधार पर ही अशोक का इतिहास लिखने का सफल प्रयास किया था। तो हमने आपको बताया था कि D.R. भंडाकर हैं, जो कि नामक विद्वान ने केवल अभिलेखों के आधार पर ही अशोक का इतिहास लिखने का सफल प्रयास किया है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए D.R. भंडाकर इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि अशोक के अभिलेख किस लिपि में नहीं मिले हैं, ठीक है। तो अशोक के अभिलेख किस लिपि में नहीं मिले हैं, तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो हमने आपको बताया था कि अशोक का जो अभिलेख है वो दोस्तों आपका ब्राह्मी में मिला है, इसके अलावा आपका खरोष्टी में भी मिला है, इसके अलावा दोस्तों आपका यूनानी में भी मिला है, इसके अलावा दोस्तों आपका अरमाइक लिपि में भी मिला है, ठीक है। तो इन चारों में मिला है, तो आपके ऑप्शन में खरोष्टी भी है, आपके ऑप्शन में आपका यूनानी भी है और आपका अरमाइक भी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा आपका रोमन, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि किस अभिलेख में अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख है, ठीक है। तो ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो अशोक का जो नाम अशोक स्पष्ट
लिखा गया है वो दोस्तों आपका मास्की अभिलेख में भी लिखा गया है, गुर्जरा अभिलेख में भी लिखा गया है, निट्टूर अभिलेख में भी लिखा गया है और आपका उदय गोलम अभिलेख में भी लिखा गया है। तो इसका नाम, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इनमें से सभी, इसका आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया कि सर्वप्रथम कब और किसने ब्राह्मी में लिखित अशोक के अभिलेख को पढ़ा था, तो हमने आपको बताया था कि 1837 ईस्वी में आपका जो जेम्स प्रिसेप जो वैज्ञानिक था उसने आपका अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम में जो कि पढ़ा था, ठीक है। तो जेम्स प्रिंसेप इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, 1837 में, इसको आप याद रखिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मिलान करना है कि हाथी गुफा अभिलेख किससे संबंधित है, जूनागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है, प्रयाग स्तंभ अभिलेख किससे संबंधित है और आपका भित्री स्तंभ अभिलेख किससे संबंधित है, ठीक है। तो हमने आपको एक चार्ट दिया था, उसी में बताया था कि हाथी गुफा जो अभिलेख है वो दोस्तों किससे संबंधित है, तो आपका खारवेल से संबंधित है, ठीक है। तो ए का जो हो जाएगा वो दोस्तों आपका क्या होगा, 4 होगा। इसके बाद दोस्तों आपका जो जूनागढ़ अभिलेख है जिसे कि गिरनार अभिलेख के नाम से जानते हैं वो किससे संबंधित है, तो वो आपका रुद्र दामन से संबंधित है। तो बी का दोस्तों आपका क्या होगा, 3 होगा। इसके अलावा जो प्रयाग स्तंभ अभिलेख है वो किससे संबंधित है, तो वो दोस्तों आपका समुद्रगुप्त से संबंधित है, तो इसका आपका सी का क्या होगा, 1 होगा। इसके अलावा जो भित्री स्तंभ अभिलेख है वो किससे संबंधित है, तो भित्री स्तंभ अभिलेख वो दोस्तों आपका स्कंदगुप्त से संबंधित है, तो डी का दोस्तों आपका क्या होगा, 2 होगा। तो ए का 4, बी का 3, सी का 1, डी का 2, इसका क्या होगा फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर होगा। इसके अलावा भी हमने अभी पढ़ा था कि नासिक अभिलेख किससे संबंधित थी, तो दोस्तों आपका इसके गौतमीपुत्र सतकर्णी से अभिलेख आपका संबंधित है, लेकिन इसकी जो रचयिता है वो दोस्तों आपके गौतमी बलश्री हैं, ठीक है, गौतमी बलश्री हैं। इसके अलावा जो ऐहोल अभिलेख है वो किससे संबंधित है, तो ऐहोल अभिलेख आपका पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है, ठीक है। ऐहोल अभिलेख किससे संबंधित है, तो पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। इसके अलावा मंदसौर अभिलेख किससे संबंधित है, तो मंदसौर अभिलेख की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका मालवा नरेश आपके यशोवर्धन से संबंधित है। मालवा नरेश आपके यशोवर्धन से संबंधित कौन है, आपका मंदसौर अभिलेख है, ठीक है। इन सभी को आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका है कि किस अभिलेख से मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण है जो कि मिलता है, इसका राइट आंसर दोस्तों आपका गरुड़ स्तंभ लेख इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, आपका गरुड़ स्तंभ लेख होगा। अगला है मनुस्मृति का 1776 में अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था, तो 1776 में जो अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था आपका विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था, तो राइट आंसर विलियम जोन्स होगा। अगला है पुराना सिक्का किस धातु के बने होते हैं, तो पुराना जो सिक्का है दोस्तों हमने आपको बताया था कि आपका तांबे का भी बना होता है, चांदी का भी बना होता था, इसके अलावा सोने का भी बना होता था, इसके अलावा शीशा का भी बना होता। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, इनमें से सभी। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया फ्रेंड्स, वो पूछा गया कि प्राचीनतम जो सिक्का को आहत या पंचमार्क सिक्का कहा जाता है किस सदी के हैं, ठीक है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, पंचमार्क जो सिक्का जिसे हाथ सिक्के के रूप में जाना जाता है, भारत के प्रारंभिक सिक्कों का एक प्रकार है जो कि ईसा पूर्व 6ठी और 2री शताब्दी के बीच के हैं, ठीक है। तो 6ठी से लेकर आपका 2री शताब्दी तक के बीच का है, तो इसको हम लोग इसे याद रखिएगा। ये एक आपका अनियमित आकार का था जो सिक्के उपमहाद्वीप के अधिकांश हिस्सों में पाए जाते हैं। प्रारंभिक शताब्दी ईस्वी में प्रचलन था जो कि आपका आयताकार भी था, चौकोर भी था, वर्गाकार भी था और आपका गोलाकार भी था। नेक्स्ट आपका है कि सर्वाधिक सिक्का किस काल में बने हैं, ठीक है। सर्वाधिक सिक्का आपका किस काल में बना है ये आपसे पूछा गया था, तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा, जो सर्वाधिक सिक्का जो मिला है वो दोस्तों आपका मौर्योत्तर काल में मिला है, ठीक है। सर्वाधिक सिक्का जो मिला है वो दोस्तों आपका मौर्योत्तर काल में मिला है, हमने आपको बताया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आपका मौर्योत्तर काल, ठीक है। सर्वाधिक जो अधिक सिक्के मिले वो दोस्तों आपका मौर्योत्तर काल के मिले हैं, जो कि आपके शीशे, प्लेटिन, तांबे, कांसे, सोने के थे, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि किस वंश के शासकों ने सर्वाधिक शीशे का सिक्के चलाया था, ठीक है। तो सर्वाधिक जो शीशे का सिक्का है वो फ्रेंड्स आपका किसने चलाया था, तो आपके सातवाहन काल के जो राजा थे उन्होंने चलाया था, ठीक है। तो गुप्त राजाओं ने स्वर्ण सिक्का चलाया था जैसा कि हमने आपको बताया था। इसके अलावा सातवाहन ने शीशा और प्लेटिन जो कि आधारभूत चांदी के सिक्के जो कि जारी किए थे। नेक्स्ट आपका है साहित्यिक स्रोत के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, तो ब्राह्मण ग्रंथों में आपका वेद आता है, इसके अलावा उपनिषद आता है, रामायण आता है, महाभारत आता है, पुराण आता है, स्मृति ग्रंथ आते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपका अगला है कि ब्राह्मणोत्तर ग्रंथ में आपका बौद्ध तथा जैन साहित्य से संबंधित रचनाओं का जो उल्लेख है जो कि आपका किया गया है, ठीक है। तो ब्राह्मण ग्रंथ की बात करेंगे,
ब्राह्मण ग्रंथ में बौद्ध तथा जैन साहित्य संबंध रचना का उल्लेख है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड्स, 1 और 2 दोनों। ठीक है, अगला आपका है कि फायान का भारत का आगमन का काल आपको बताना है। तो हमने आपको बताया था कि जो फायान है वो दोस्तों आपका 399 में आया था और 414 ईस्वी तक आपका भारत में रहा था, घुमा था, फिरा था, पुस्तक भी लिखा था। ठीक है, फुकोकी के नाम से। ठीक है, तो 399 में आया था, 399 इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि कौन सी रचना कालिदास की नहीं है। तो कालिदास के द्वारा जो पुस्तक लिखा गया फ्रेंड्स आपका अभिज्ञान शकुंतलम भी लिखा गया। इसके अलावा दोस्तों आपका मालविका मित्रम भी लिखा गया। इसके अलावा दोस्तों आपका रघुवंशम भी लिखा गया था। इसके अलावा दोस्तों एक पुस्तक और लिखा गया था आपका ऋतु सहारम। ठीक है, एक पुस्तक और लिखा गया था आपका ऋतु सहारम। ठीक है, इन सभी पुस्तकों के रचयिता आपके कालिदास थे, लेकिन ऑप्शन में आपका मुद्रा राक्षस दिया गया था, जिसके जो रचयिता हैं आपके मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है, आपके विशाख दत्त हैं। ठीक है, मुद्रा राक्षस के भी आपके रचयिता आपके कौन थे, विशाख दत्त हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर विशाख दत्त होगा, जो कि गुप्त वंश के इतिहास का वर्णन करता है। अगला है इंडिका के लेखक कौन है। इंडिका पुस्तक के जो लेखक हैं वो दोस्तों आपकी मेगास्थनीज है, जो कि आपका सेल्यूकस निकेटर का क्या था, आपका राजू था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आपका आया था। ठीक है, जो कि इसके पुस्तक में, इंडिका पुस्तक में पाटलिपुत्रा का इतिहास है, जो कि बहुत ही लिखा गया है। अगला है हिस्टोरिका पुस्तक के लेखक कौन है। तो हिस्टोरिका जो पुस्तक है उसके रचयिता आपके हेरोडोटस हैं, तो इसका राइट आंसर हेरोडोटस होगा। अगला है कि बृहत कथा मंजरी के लेखक कौन है। तो बृहत कथा मंजरी है जिसके लेखक आपके क्षेमेंद्र हैं, इस नवी को भी याद रखिएगा। अगला है कि विक्रमांक देव चरितम में चालुक्य वंश का इतिहास है जिसने लिखा है। तो विक्रमादेव चरितम जो पुस्तक है वो दोस्तों आपका विलन के द्वारा लिखा गया है, तो वह से विक्रमा याद रखिएगा और आपका वह से विलन भी याद रखिएगा। अगला है कि तहकीक उल हिंद जो पुस्तक है उस किसके द्वारा लिखा गया है। तो तहकीक जो उल है, जैसे कि किताब उल हिंद के नाम से भी जानते हैं, वो दोस्तों आपका अल बरूनी के द्वारा लिखा गया है, जो कि अरब यात्री था। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका जैन धर्म ग्रंथों की भाषा क्या थी। जैसा कि हमने आपको बताया था कि जैन धर्म का जो अधिकांश जो पुस्तक लिखा गया है, ग्रंथ लिखा गया है, वो आपका प्राकृत भाषा में लिखा गया है, और आपका जो बौद्ध धर्म का जो अधिकांश भाषा है वो दोस्तों आपका पाली भाषा में लिखा गया है। त्रिपिटक की भाषा क्या है। तो त्रिपिटक की बात करेंगे तो सबसे पहले तो ये जानिए कि जो त्रिपिटक है वो दोस्तों आपका क्या है, बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है, तो जो बौद्ध ग्रंथ वो कौन सी भाषा में लिखा हो गया होगा, तो आपका पाली भाषा में लिखा गया था, तो इसका राइट आंसर पाली था। अगला है वेदों की संख्या आपको बताना है। तो वेदों की संख्या की बात करेंगे तो वेदों की संख्या जैसा कि आप लोग को मालूम है कि 4 वेद हैं, जैसा कि ऋग्वेद है, आपका यजुर्वेद है, सामवेद है, आपका अर्थवेद है, जिसके बारे में हम लोग चर्चा वैदिक साहित्य में बहुत ही जोर शोर से करने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज का जो सेशन है वो दोस्तों आपका यहीं पर समाप्त होता है, जिसमें हम लोगों ने देखा ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में, जिसमें हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास के जानने के स्रोत को देखें, पुरातात्विक स्रोत या आपके, इसके अलावा देखें हम लोग साहित्यिक स्रोत, विदेशी यात्रियों के विवरण के बारे में देखें। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे साहित्यिक रचनाओं के बारे में देखें। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो दोस्तों हमारा रहेगा प्राग ऐतिहासिक। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक संस्कृति, जिसमें हम लोग देखेंगे भारतीय इतिहास का काल विभाजन, प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और आपका ऐतिहासिक काल को देखने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग भी पहले से पढ़ के आइएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा, नहीं तो फिर तो हम हैं। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन आपको कैसा लगा। आपको अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।